का दो हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है क्योंकि जरा लेंथी दिया और अहम बहुत अहम टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है और फिर साथ के साथ हम देखेंगे कि एसेंशियल्स क्या हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन से एसेंशियल्स पूरे करना होंगे। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या है ये सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। वन पार्टी ऑफर एंड अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, उससे पहले प्रॉमिस होना चाहिए। देखिए प्रॉमिस क्या है, ऑफर प्लस एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जब इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दें तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब हम प्लस कर दें इनफोर्सेबिलिटी, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये है। देखिए अब पॉइंट सारे मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉमिस क्या है। व्हेन वन पार्टी ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट दैट ऑफर is called promise. Promise plus consideration. Consideration क्या होता है, something given and take is called consideration. Something given and take is called consideration. जैसे एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जो हम एज ए होल यूज करेंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल हम यूज करेंगे। A offer B, A ने B को ऑफर की, will you purchase my bike? Will you purchase my bike? ने कहा कौन से बारे में, ए बी को कहता है ये जो होंडा 70 बाइक मेरे पास 2017 मॉडल ये जो खड़ी है ये बेचना चाहता हूँ। तो बी कहता है कितने में, तो ए उसे बताता है कि भाई ये मैं बाइक आपको 50,000 की बेचूंगा। बी कहता है ओके। बी इसकी इस ऑफर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब वजह करेंगे ये एग्जांपल को हम पूरे एसेंशियल्स को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए बेंचमार्क बनाएंगे। हम इसको स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे, बाकी हम रेलेवेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ए ने बी को ऑफर की और बी ने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक हो गया प्रॉमिस। इसके बाद जैसे इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन आई, कंसीडरेशन क्या है, बी के लिए कंसीडरेशन है बाइक और ए के लिए कंसीडरेशन है 50,000। कंसीडरेशन इज समथिंग गिवन एंड टेक इन एक्सचेंज, इसको कहेंगे कंसीडरेशन। ठीक हो गया। तो जब एक प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाती है तो ये एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब ये एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के दरमियान, अगर इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता हो, इफ इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फुलफिल करनी पड़ेगी ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वो कौन कौन सी
लॉफुल कंसीडरेशन, और फिर फोर्थ कैपेसिटी ऑफ पार्टी। 6 मोर है, टोटल 10 एसेंशियल्स हैं। वो 10 एसेंशियल्स हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। आपने इसको साथ मेरे डेफिनेशन नोट करते जाना है, फिर मैं एग्जांपल से दूंगा, उसको आप अंडरस्टैंड करते जाओ। फर्स्ट डेफिनेशन है हेडिंग है जी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिखें, सबसे पहले देखें, फॉर एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। एक पार्टी लॉफुल ऑफर करे, दूसरी उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए पहले तो ये होना चाहिए एक पार्टी लॉफुल ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसकी उस ऑफर को लॉफुली एक्सेप्ट करती हो, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस की पहली एसेंशियल पूरी हो गई। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर ऐड की है, ए ऑफर्स टू बी विल यू परचेज माय बाइक, बी इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। तो मतलब प्रॉमिस बन गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो पहली एसेंशियल जो है वो है कि एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की पहली शर्त पूरी हो गई। तो इसमें पहली शर्त पूरी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप की पहले तो बेटा आप लोग डेफिनेशन नोट करें। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट legal relationship. It arises when parties know that if one of them does not fulfill his promise, he shall be liable for failure of contract. एक पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ए ने बी को ऑफर की कि भाई आज शाम को मेरे घर आपने डिनर पर आना है। बी ने ए की ये ऑफर क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। अब इस में पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई। दिस एग्रीमेंट नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान में रखें कि कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉ में लीगल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई कमर्शियल नेचर का होना चाहिए, उसमें कुछ बिजनेस होना चाहिए। जैसे ये जो एग्जांपल है, ए ने बी को बाइक सेल करने की ऑफर किया, उसने इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। ये जो दोस्त ने दूसरे दोस्त को घरे बुलाया है डिनर के लिए, तो इन दोनों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप नहीं है। बाद में बी उस आता है या ए उस अपनी दी हुई ऑफर को पूरा नहीं करता, शाम को डिनर के टाइम पे उसको मना कर देता है कि भाई मैं तो आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, लिहाजा जो मैंने आपको डिनर के लिए कहा था वो नहीं होगा, तो बी उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आप ये ध्यान में रखें, लीगल रिलेशनशिप कमर्शियल नेचर की होगी, सोशल नेचर की नहीं होगी। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के दरमियान, ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट है। सोशल नेचर के एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं भी करती तो उनके अगेंस्ट केस दायर नहीं हो सकता। इसी तरह से रिलीजियस नेचर के एग्रीमेंट में भी लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर ए एक इमाम मस्जिद है और बी एक उसका मुक्तदी है जो कि डेली बेसिस पर मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद की दीवार गिरी हुई है, तो वो मौलवी को कहता है कि मौलवी साहब ये दीवार क्यों नहीं बना लेते। मौलवी साहब पहले दिन खामोश रहता है, दूसरे दिन फिर कहता है यार ये दीवार बनवा लो, गिरी हुई है। मौलवी साहब फिर खामोश हो जाते हैं। जब तीसरी बार वो कहता है तो मौलवी साहब कहते हैं यार आप भी तो अल्लाह का घर है, आप बनवा लो दीवार। वो कहता है ठीक है जी शाम को आ जाओ मेरे पास और मुझसे
ले लेना और इस दीवार को बनवा लेना। शाम को जब मौलवी जाता है तो वो कहता है भाई कौन से 10 का, तो मतलब अब इन दोनों के दरमियान कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई। अब इमाम साहब उसके अगेंस्ट केस दायर नहीं कर सकते या कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आपको लीगल रिलेशनशिप में क्या समझ आ गया होगा बेटा, लीगल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ बिजनेस हो। सोशल नेचर का एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, रिलीजियस नेचर के एग्रीमेंट में भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती। पेरेंटल अगर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कोई भी अगर रिलेशनशिप होती है तो उसमें भी वो लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। नेक्स्ट है जी लॉफुल कंसीडरेशन। पहले डेफिनेशन नोट करें, लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन मींस something in return. It may be some benefit to other party. It is price paid by one party for the promise of other. Something given and taken is called consideration. अब ये consideration lawful होनी चाहिए। consideration हमने पहले समझी थी, यहाँ पे देखिए consideration मैंने आपको बताया कि A के लिए कंसीडरेशन यहाँ पर 50,000 है, B के लिए कंसीडरेशन 22 है। इसी को वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों के दरमियान कंसीडरेशन है ये लॉफुल होनी चाहिए। अब जैसे A ने ऑफर की B को रिश्वत के तौर पर, अगर वो उसको कितनी अमाउंट दे दे, 1 लाख दे दे, तो A B को कहता है मैं आपको स्केल 16 की जॉब ऑफर करता हूं, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो ये इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट बन रहा है ये लॉफुल कंसीडरेशन इसमें नहीं है। इसके लिए जो बी के लिए कंसीडरेशन जो जॉब है वो भी लीगल वे से नहीं आ रही, रिश्वत दे के आ रही है, और बी भी जो पेमेंट ले रहा है वो स्टोरेज नहीं, क्या वो स्टोरेज नहीं, खत्म हो गया।